अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज अरसलान सिद्दीकी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर फॉर जनरल एबिलिटी पोर्शन इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। दोस्तों, मुझे एक ये बात आप लोग बताइए। चलिए, पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मैं जो हूँ करंटली सीए फाइनलिस्ट हूँ। एंड सर, मैं सीए के अंदर AFC 3 क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स ARTD बिजनेस स्कूल के अंदर पास कुछ असाइनमेंट से पढ़ा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा और कॉम्पिटेंट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया है पास कुछ बैचेस के अंदर। इसके साथ साथ सर, मैथ्स एंड स्टेट्स एक्सपर्ट्स का मेरे पास एक टाइटल भी है। तो ये कुल मिला के कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि फर्स्ट क्लास है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं CSS के बारे में, चूंकि ऑलरेडी आपको सर तारिक ने जो है और बाकी टीचर्स ने जो है वो गाइडेंस दी है CSS के मुताले, मैं कुछ बातें करूंगा सर अपने टॉपिक से रिलेटेड और उसको कनेक्ट करूंगा बाकी अदर सब्जेक्ट से। तो दोस्तों, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जर्नल साइंस एंड एबिलिटी जिस ग्रेड के अंदर फॉल करता है उसके अंदर आपके पास दो अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। कौन कौन से? दैट इज करंट अफेयर्स एंड सर पाकिस्तान अफेयर्स। ये दो सब्जेक्ट्स आपके पास और फॉल करते हैं। इस ग्रेड के अंदर सर हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है आपके पास। तो चूंकि जर्नली ऐसा क्या होता है कि जर्नल करंट अफेयर्स के अंदर और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मार्क्स गेन नहीं हो पाते, तो जर्नल एबिलिटी से एक ऐसा पेपर रखा गया है जिसके अंदर आप मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे कि सर, अगर कुल टोटल 300 मार्क्स हैं आपके पास, तो इस ग्रेड के अंदर क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर मार्किंग होती है। और जिस स्टूडेंट के 120 मार्क्स ऑब्टेन हो जाते हैं तीनों पेपर्स के कंबाइन करके, तो वो तीनों पेपर्स के अंदर पास कंसिडर होता है। तो ये तो पुरानी सारी बातें थी। इसको हम लिंक कैसे करेंगे जर्नल एबिलिटी से, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी से? क्या आप लोगों को दोस्तों मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आवाज मेरी आ रही है दोस्तों आपको? और स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। दोस्तों, एक मिनट वेट करिएगा जरा, मैं स्क्रीन का और वॉइस का सेटअप देख लूं। बस 2 मिनट से वेट करिएगा बस।
जी दोस्तों, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है सर। अच्छा, तो दोस्तों ये कुछ बातें आपको मैं बता रहा था कि सीएसएस के अंदर जो ग्रेड में फ़ॉल करता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपके पास 2 और सब्जेक्ट्स भी हैं, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स और क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर मार्किंग होती है। जैसे कि 300 टोटल मार्क्स हैं तो 120 अगर किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन करता है तो वो तीनों पेपर्स के अंदर पास कंसिडर होता है। अब सर इसको हम लोग लिंक करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी से। देखिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन-कौन से? जर्नल साइंस एंड जर्नल एबिलिटी। जर्नल साइंस पेपर में टेस्ट होता है 60 मार्क्स का और जर्नल एबिलिटी पेपर में टेस्ट होता है 40 मार्क्स का। तो मैं आप लोगों को क्लास में ये एश्योर कराऊंगा कि ये जो 40 मार्क्स आप लोगों के पास हैं, ये 40 मार्क्स आप लोग टोटल सिक्योर करेंगे। इसमें से आपके 2% मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे। किस तरीके से कि हम कुछ प्रैक्टिस सेशन में अपनी क्लासेस के थ्रू लगाता रहूंगा आपके साथ साथ और क्लासेस हम इस तरीके से आपको लेके चलूंगा कि ये 40 मार्क्स जो हैं ये 100% 40 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे ताकि आप लोगों के अंदर आप कुछ मार्क्स इसके अंदर अचीव कर सकें ज्यादा क्योंकि मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है तो 40 मार्क्स जो है मैं आपको क्लास में ही अश्योर कराऊंगा कि सर ये 40 मार्क्स तो ना आपके कहीं नहीं गए ताकि आप दूसरी जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकें। अच्छा 40 मार्क्स अगर देखा जाए तो ये पासिंग मार्क्स का 1/3 बनता है। तो पासिंग मार्क्स का 1/3 आप जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो तो सिर्फ जनरल एबिलिटी से ही आप ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली हमारी क्लासेस के थ्रू। तो बात क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि ये 40 मार्क्स आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। चूंकि मैं सीए के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही गाइड करूंगा कि जो मैं क्लास में आप लोगों को वर्किंग बताऊं या क्लास में जिस तरीके से मैं लेके चलूं आपको बस उसके साथ साथ फॉलो करना है। कोई क्लास आप जो है वो अगर किसी की मिस भी हो जाती है बाय चांस तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिए ताकि आप हमारी क्लास के साथ साथ कनेक्टेड रहें। अगर मेरी आप क्लास के साथ-साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारा एक लूप बना रहेगा, जिसके थ्रू आप क्या होगा कि आप अपडेटेड रहेंगे हर चीज़ के थ्रू। अगर आप क्लासेस मिस करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी है पोर्टल के ऊपर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ईज़िली। अच्छा सर, जर्नल साइंस जो है आपको एक क्लास हो चुकी है सर जावेद की। सर जावेद जो है माशाल्लाह ही इज़ अ सीएसएस ऑफिसर और उनकी जो जर्नल साइंस के ऊपर कमांड और ग्रिप है वो बहुत सॉलिड है। तो हम लोग कुछ इसी तरीके से लेके चलेंगे कि जर्नल एबिलिटी आपके कुछ 80% प्लस मार्क्स आपके पास जो है वो आप इजीली जर्नल साइंस से आप सिक्योर कर सकें। क्या सब साथ हैं मेरे? तो बस दोस्तों आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी क्लास की वर्किंग हो आप लोगों ने वो फॉलो करनी है और क्लास के वर्किंग जैसे जैसे हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा एक स्पेसिफिक चैप्टर तो फिर मैं आपके क्विजेस भी लगाऊंगा उसके साथ साथ क्विज लाजमी अटेम्प्ट करना है आप लोगों से क्योंकि जब तक क्विज आप अटेम्प्ट सही से नहीं करेंगे तो आपको अपनी जो है नॉलेज का पता नहीं चलेगा कि हाँ आप किस लेवल के ऊपर हैं। क्विजेस अटेम्प्ट करने से आपके पास ग्रिप्स ज्यादा आती हैं टॉपिक के ऊपर कमांड ज्यादा आएगी और वही कमांड आपका पेपर में टाइम भी सिक्योर करेंगी प्लस पेपर के अंदर जो एक एग्जाम प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर वो एग्जाम प्रेशर भी आप इजीली हैंडल कर सकेंगे क्योंकि आप लोगों को चीजें आ रही होंगी। अब सब बात ये करते हैं जर्नल एबिलिटी के बारे में। जर्नल एबिलिटी बेस करता है दो तरीके की चीजों के ऊपर दोस्तों। इसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स आते हैं और कुछ मैथ्स के पार्ट्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के पार्ट्स कुछ मिला के आपके पास कुछ पेपर का एक कॉम्बिनेशन बनता है अच्छा सा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैथ्स के पार्ट से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला ताकि हम लोग जो है आज के एंड पे कुछ कैलकुलेशन भी सीख लें आज की क्लास के अंदर ताकि एक अच्छा एक बेनिफिशियल क्लास रहे हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ही। क्या सब साथ हैं मेरे? अच्छा दोस्तों मुझे एक ये बात बताइए क्या आपको पेपर का पैटर्न पता है कैसा पेपर किस तरीके से आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए ताकि अगर इस बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ठीक है फिर हम आगे चल जाते हैं वरना फिर हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं।
मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर आपको क्या एग्जाम पैटर्न पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम अभी 2 मिनट के अंदर देख लेंगे। ठीक है सर, तो कोई मसला नहीं है, हम एग्जाम पैटर्न जो है वो डिस्कस कर लेते हैं सर। एग्जाम जो है वो पेपर किस तरीके से आएगा हमारा। देखें, पेपर जो है हमारे पास, पेपर के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। पेपर, या मैं यूं बोलूंगा, पेपर 2 चीजों में बाइफरकेटेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका परटेन करता है एमसीक्यू से। 20 मार्क्स के एमसीक्यू टेस्ट होंगे पेपर के अंदर। एक स्पेसिफिक टाइम होता है मेरे 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के अंदर आप लोगों को जो है ये एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। पार्ट बी के अंदर 2 सेक्शंस डिवाइडेड हैं, सेक्शन ए एंड सर सेक्शन बी। तो पार्ट 2 जो है आपके पास वो 80 मार्क्स का आता है, और आपको जिसमें करने हैं 4 क्वेश्चंस। अब 80 मार्क्स आता है, और आप लोगों को 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन ए से, और 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन बी से। सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा जर्नल साइंस। एंड सेक्शन बी के अंदर जो आपके पास टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा जर्नल एबिलिटी। तो ये एक कुछ छोटा सा आपके पास एग्जाम पैटर्न है कि आपके पास पेपर जो है वो इस तरीके से आएगा। सब साथ है मेरे? अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो वो गैप आप लोगों ने लेकर नहीं आना मेरे साथ। क्योंकि आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आती क्लास के अंदर, वैसे तो मैं ये श्योर करूंगा कि आप क्लास में ही जो है वो विदाउट एनी डाउट आप क्लास जो है वो लें। अगर क्लास में किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आती है तो फील फ्री टू आस्क मी। कोई भी मसला हो आप लोगों का जनरल एबिलिटी के लिहाज से, तो आप लोग मुझसे पूछें। व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे पूछें, कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछें। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते। तो अगर आपको जो है कुछ इशू है, किसी चीज से रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। तो दोस्तों, क्या हम अपने पहले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें? कुछ स्टडीज कर लेते हैं। अच्छा सर, सीन कुछ ऐसा भी है हमारे साथ कि मैं आप लोगों को क्लास में कुछ नोट्स भी लिखवाता रहूंगा साथ में। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका जो एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर के बैक साइड के ऊपर कुछ पेजेस आप लोग एक्स्ट्रा छोड़िएगा। जो जो आपको मैं टॉपिक्स लिखवाऊं, वो टॉपिक्स आप लोगों ने अपने पास पीछे भी लिखने हैं, और जो उसके आपको लगता है कि सर ये बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपके जहन से स्किप हो जाएंगे, वो बुलेट पॉइंट्स या फॉर्मूलाज आप लोग उसमें फिल करते रहिएगा। चूंकि आपके पास पेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, रिवीजन करने का टाइम कम होता है, तो वो एक जो पूरा जर्नल एबिलिटी है ना, वो कुछ आपके पास 10 या 15 पेजेस के ऊपर आ जाएगा, ताकि आप एग्जाम्स के अंदर सिर्फ वो पेज गो थ्रू करेंगे और आप एग्जाम देने चले जाएंगे। कोई ऐसा मसला नहीं होगा। पूरा जर्नल आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम के डेज के अंदर। सेट है दोस्तों? जी सर। तो दोस्तों आइए हम लोग अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं जनरल एबिलिटी के अंदर, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ये मैं एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग आज कंसिडर करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स का बैकग्राउंड होता है, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो उन लोगों ने परेशान नहीं होना किसी चीज से,
क्योंकि मेरा मेन फोकस वही स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स नहीं आता या मैथ्स से डर लगता है बहुत से स्टूडेंट्स को कि बहुत हार्ड चीज होती है। कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं होती, हम क्लास में ही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे साथ, ठीक है ना। अच्छा सर, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कि सर सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं। देखें, जब मेरे पास एक डेटा होता है ना, एक डेटा मेरे पास गिवन होता है। सर डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास एक डेटा है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उस डेटा के अंदर 50 वैल्यूज हैं। अब सर जब 50 वैल्यूज मेरे पास एक डेटा के अंदर मेरे पास हैं, अब कोई अगर मुझसे सीनियर या कोई इन्फॉर्मर मुझसे जो है इन्फॉर्मेशन लेता है कि सर ये डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, तो काफी एक इनअप्रोप्रिएट वे लगेगा कि मैं उनको पूरी 50 वैल्यूज बताऊं। या अगर स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज बताता हूं तो वो एंड की वैल्यूज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या अगर एंड की वैल्यूज बताता हूं तो वो स्टार्टिंग की वैल्यूज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर मैं उनको पूरी 50 वैल्यूज बताऊंगा तो एक काफी एक इनअप्रोप्रिएट वे होगा ये। तो इसीलिए हम सर क्या करते हैं, हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ सेंट्रल वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रल वैल्यूज कंप्यूट करते हैं हम इसके अंदर, ताकि अगर मैं सेंट्रल वैल्यूज अपने जो इंफॉर्मेशन जिसने मुझसे लेने आया है, अगर मैं उसको बताऊं सेंट्रल वैल्यूज, तो वो इस सेंट्रल वैल्यूज से अपने माइंड में ये असम्पशन बना लेगा कि हाँ ये कुछ डेटा का कुछ सेंट्रल पॉइंट मुझे बताया जा रहा है, ताकि इस इंफॉर्मेशन के आगे भी कुछ वैल्यूज होंगी, इस इंफॉर्मेशन के कुछ पीछे भी कुछ वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि मेरे पास एक डेटा है 4, 5, 6 एंड 8, और अब मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि सर डेटा के बारे में आप इंफॉर्मेशन दें कि डेटा के अंदर कौन-कौन सी वैल्यूज हैं। तो सर ऐसा तो काफी इनअप्रोप्रिएट लगेगा मुझे, क्योंकि छोटा सा डेटा है फिर भी, लेकिन इनअप्रोप्रिएट लगेगा। तो मैं सर एक काम करूंगा, मैं इसमें कंप्यूट कर लूंगा एवरेज। मैं क्या कंप्यूट कर लूंगा? एवरेज कंप्यूट कर लूंगा। अब सर एवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं? हमें तो कंप्यूट करना नहीं आता, कोई मसले वाली बात नहीं है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सर जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज मतलब जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं डेटा के अंदर, इन सबको ऐड कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर, ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8। तो दोस्तों ये टोटल वैल्यूज का सम कितना बनता है? 20। सर बहुत इजी था ये, तो सबको ऐड कर लिया हमने, 20 बन गया। लेकिन सर ये एवरेज तो नहीं आया, ये तो सम आया है। तो सर एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कि सर जितनी भी मेरे पास क्वांटिटीज हैं उन सबको ऐड करके उनसे डिवाइड कर दूंगा। मतलब मेरे पास 4 क्वांटिटीज हैं, तो इस सम को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एवरेज क्या आता है? 5। तो दैट्स मीन्स कि सर मैं अगर अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए सर मैं बताऊंगा कि ऑन एन एवरेज 5 वैल्यू आई है, तो दैट मीन्स क्या सर क्या है कि इस 5 वैल्यू जो है कोई सेंट्रल पॉइंट पे होगी मेरे पास, और इस 5 वैल्यू के कुछ आगे भी वैल्यूज होंगी और कुछ पीछे भी वैल्यू होंगे। तो मैं ऑन एन एवरेज कह के अपना 5 की वैल्यू बता दूंगा, तो इन्फॉर्मर जो है वो इजीली इंफॉर्मेशन ले लेगा। क्या बात समझ में आती है दोस्तों आपके? तो इसी तरीके के कुछ एवरेजेस हम जो हैं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कंप्यूट करेंगे। जी दोस्तों, तो सर मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप लोग अपने पास एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम कुछ एवरेजेस कंप्यूट करेंगे। और सर एवरेजेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ये फ्लो चार्ट्स काफी इजी वे होता है किसी भी टॉपिक का रिवीजन करने के लिए आपको एग्जाम डे में। तो चूंकि मैं क्लास में सारे सारे टॉपिक्स की बनाता रहूंगा, स्टार्ट में भी और मिड में भी, ताकि आप लोगों को एक तो यूज टू हो जाओ इस फ्लो चार्ट्स के मेथड से, और हर थ्योरी का टॉपिक भी देखिए, थ्योरी के टॉपिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप सारी चीजों को लिंक कर सकें। आप रिवीजन के लिए आप ये बेस्ट मेथड है फ्लो चार्ट्स का। तो सर मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास 3 तरह के एवरेजेस आते हैं, दैट इज मीन,
या ये बोलो तीन तरह की मेरे पास सेंट्रल वैल्यू इस तरह से कंप्यूट कर सकता हूं मैं, मीन, मीडियन एंड सर मोड। ये तीन तरह की मैं सेंट्रल वैल्यूज अपने पास कंप्यूट कर सकता हूं। सर मीन फर्दर बाइफरकेटेड है आपके पास तीन पार्ट्स के अंदर, मीन फर्दर बाइफरकेटेड है आपके पास तीन पार्ट्स के अंदर, दैट इज अर्थमेटिक मीन, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड सर हार्मोनिक मीन। इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मीन फैमिली भी बोलता हूं। सब साथ है मेरे? अच्छा, किसी को कॉपी करना है तो मुझे आप लोग होल्ड करवा दीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को कॉपी करना है, ताकि आप लोग कॉपी भी साथ साथ करते रहिएगा। आप लोग कॉपी साथ साथ कर रहे हैं या आपको टाइम चाहिए? जी दोस्तों, सब मेरे साथ हैं? आगे मूव ऑन कर सकते हैं हम? यस सर। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक मीन के अंदर हम मीन की कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। अच्छा, याद रहे कि मैं आपको जो है वो सेपरेट अपने नोट्स दूंगा, स्टडी मटेरियल भी दूंगा, सेपरेट अपने क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आपको कुछ एडिशनल बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हम आपको सारी चीजें, अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी है हमारे पास नॉलेज, हम सब उसको एक जगह के ऊपर, एक पेज के ऊपर आपको लाकर जो है वो दे देंगे, ताकि आपको कुछ एडिशनल नोट्स, कुछ एडिशनल बुक्स कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा काम हम करके देंगे। सिर्फ आपका काम ये होगा, सिर्फ कॉम्पिटेंट होकर क्लासेस देना, क्विज़ेस अटेम्प्ट करना, बस पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। ठीक है दोस्तों, तो हम अर्थमेटिक मीन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो है एक शो भी करता हूं अपने हैंडआउट की पिक्चर। जी दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरा हैंडआउट नजर आ रहा है? मैं चाहूंगा कि आप लोग इस अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन एक बार जरा खुद से रीड कर लें, ताकि मैं आपको समझाऊं। इससे पहले आप लोग एक दफा खुद रीड कर लीजिए अपने तौर पर, ताकि फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस बारे में। शाबाश, जल्दी से इस अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आप लोग रीड कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और जो ये मेरे पास आपको मैंने सिंबल्स बताए हैं, ये भी आपने अपने पास कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सारा बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकती हैं आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप रीड कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर अपना हैंडआउट भी मैं शेयर कर दूंगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। जी दोस्तों, सब मेरे साथ ने सबने रीड कर लिया है डेफिनेशन? चलिए जी, आइए फिर हम लोग बिल्कुल समझाते हैं सारा, बिल्कुल समझाते हैं बेटा। अब सर, अगर मैं डेफिनेशन को रीड करता हूं तो क्या लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टिपिकल वैल्यूज ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर। सीरीज ऑफ नंबर्स का मतलब क्या? जो एक डेटा इंफॉर्मेशन मुझे गिवन होता है, एक सीरीज में मुझे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन डेटा मुझे मिल जाता है, उसको मैं अपने पास सीरीज ऑफ नंबर्स बोलता हूं। इट इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द नंबर्स इन द सीरीज। सम ऑफ द नंबर्स इन द सीरीज का मतलब क्या? जैसे अभी हमने ऊपर सारी वैल्यूज को एक साथ ऐड किया था, ये जो 20 है, ये सम ऑफ द सीरीज ऑफ द नंबर्स है। ओके सर,
डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ नंबर इन दैट सीरीज। नंबर्स ऑफ नंबर्स इन द सीरीज का मतलब क्या है कि जितने भी क्वांटिटी है आपके पास नंबर्स की, उन सब की क्वांटिटी से आपने उस सम को डिवाइड करना है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में करवाई। अब से क्या लिखा हुआ फॉर्मूले में कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब सर ये जो सिग्मा का साइन है, इसको मैं प्रोनाउंस करता हूं सिग्मा के साइन से। ये देखिएगा, ये मेरे पास लिख के मैंने आपको दिया हुआ है कि इसको मैं बोलता हूं सिग्मा। सिग्मा मीन्स सर सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, और n यहाँ पर आता है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब के नंबर्स। एंड सर सिग्मा x मीन्स सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज ऑफ x। जिस तरह से अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, आपके पास एक एग्जांपल और भी आ रही है। क्या लिखा हुआ है सर कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, जिसमें सीरीज में क्या गिवन है 3, 6, 24 एंड 48। तो सर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, दैट इज x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x ओवर n। तो सबमिशन ऑफ x के लिए मैं सब सारी वैल्यूज को ऐड कर लूंगा, तो ऐड करूंगा तो कितना सम आएगा 81। एंड देन अगर सर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास कौन सी वैल्यू जनरेट होती है जी भाई 20.25। तो सर ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, किसी स्टूडेंट को मेरी स्पीड तेज लगे पढ़ाने में तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी दोस्तों। ओ, ओके बेटा। चलिए जी, तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? फिर प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करें। ओके बेटा, ओके। यस सर, प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करें बच्चों। अच्छा, आप लोग जो भी मुझसे कम्युनिकेट करेंगे ऑनलाइन क्लास में, वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कम्युनिकेट करते रहिएगा। चूंकि आप लोग फिजिकली तो मेरे सामने है नहीं, तो जो भी आप लोगों की बात है, हाँ ना, कुछ भी जो भी बात हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। ओके सर, तो हम आगे तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। जी दोस्तों, क्या आपको सवाल विजिबल है? सर सवाल आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ। सवाल में क्या कह रहा है कि वीकली वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स इन अ सर्टेन वीक आर दिस 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 एंड दिस। तो एक वैल्यूज आपको दी हुई है, वीकली वेजेस दी हुई है 5 वर्कर्स की, और सर फाइंड कह रहा है एएम। एएम स्टैंड फॉर, जी दोस्तों, एएम स्टैंड फॉर, बिल्कुल सर, अर्थमेटिक मीन। अब सर देखिए, आपको एक एक बात मैं आपको बताऊं, आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए। जैसे ही आपने एएम सुना, तो एएम आप अपने माइंड में रिकॉल करना शुरू करते हैं। एएम से मतलब है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो इस तरीके से आप अपना दिमाग चलाते रहिएगा सारी बातों में। ओके बेटा, अब बाकी बच्चे भी सॉल्व कर लें। मेरे मेरे पास अभी 3 आंसर रिसीव हुए हैं और तीनों आंसर डिफरेंट है, और आई गेस मुझे लगता है सिर्फ एक आंसर सही है। तो अगेन आप लोग अपने पास रीचेक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके सागर। पवन कुमार। ओके। ओके सारा। ठीक है देन, मैं सॉल्व करवाता हूँ। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, और जो है काफी इजी कैलकुलेशन है, एक बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, काफी इजी कैलकुलेशन भी है इसके अंदर। हम लोग देख लेते हैं सर कि मीन कैसे कंप्यूट करूं। तो अर्थमेटिक मीन दैट इज ए एम इज इक्वल टू एक्स बार।
सर ये एक्स बार क्या है? अर्थमेटिक मीन का सिंबल है। अच्छा सर ठीक है, तो अब क्या करूंगा सर, अर्थमेटिक मीन के अंदर ये सारी वैल्यूज जो भी मुझे लिखी हुई है, किसकी वैल्यूज हैं, ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज को सम करूंगा और नंबर ऑफ टर्म से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अगर मैं 400 प्लस 600 प्लस 360 प्लस 450 प्लस 250 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स थी भाई? जी भाई प्लीज आंसर, कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स थी? सर 5 थी, बिल्कुल सर। 5 से डिवाइड करेंगे। मुझे बताइए कि अगर मैं x की वैल्यूज का सम करता हूं, 5 से डिवाइड मत करिएगा, सम करता हूं तो कितना बनता है टोटल सम? अगर मैं सम करता हूं तो कितना बनता है? 2060। वेरी गुड, 2060। अब सर अगर मैं 2060 को डिवाइड करता हूं थ्रू कैलकुलेटर, तो मेरे पास जो वैल्यू जनरेट होनी चाहिए वो जनरेट होनी चाहिए 412। ऐसा? जी दोस्तों, क्या यही वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास? वेरी गुड सारा। तो कुछ बच्चों ने मिस्टेक करी थी, उन लोगों ने अपने पास मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली होगी कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक करी थी। तो ये अपनी चीज देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और अपनी मिस्टेक को याद रखना कि हाँ आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करते में ये गलती कही थी, तो अगर वो गलती आपके जहन में पहले से होगी ना कि हाँ मैं ये गलती कर सकता हूँ, तो पेपर में जाके वो चीज नहीं करोगे आप लोग। वेरी गुड सागर। सर ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने पास मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। जी दोस्तों, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। आप लोग इस सवाल को रीड करें। अच्छा, सवाल कॉपी कोई नहीं करे, सवाल कॉपी कोई नहीं करेगा। मैं आपके क्लास के एंड पे आप व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप पर ये अपना हैंडआउट शेयर कर दूंगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है? सवाल कॉपी मत करिएगा, सिर्फ सॉल्व करें आप लोग। शाबाश, इसको जल्दी से सॉल्व करें और फिर मुझे इसका आंसर बताइएगा, फिर ताकि हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। जी दोस्तों, तो आई गेस आप लोगों के पास 4000 आंसर आ रहा होगा, ऐसा? सेट है सर। आइए एक दफा मैं भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि बात पूरी हो जाए वो हमारे पास। तो एक्स बार इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने को बोल रहा है और मेरे पास इनकम भी दी हुई है 8 फैमिलीज की, तो अगर मैं 3000 प्लस 4500 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस 4000 और सर इसको डिवाइड करूंगा किससे? 8 से, क्योंकि 8 फैमिलीज मेरे पास है। तो दोस्तों एक्स बार इज इक्वल टू, जी कितना सम बनता है? एक्स की वैल्यूज का सम कितना बनता है? 32,000 बन रहा होगा। एक्स की वैल्यूज का सम, बिल्कुल सर, 32,000 बन रहा है। अब अगर 32,000 को हम डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो ऑन एन एवरेज 4,000 रुपीज इनकम आती है मेरे पास। कैसे आती है? ऑन एन एवरेज 4,000 इनकम आती है। सेट है दोस्तों?
जी भाई सर, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाऊं मैं? सब साथ हैं मेरे? यस सर, थैंक यू सर। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर अगेन मैं दूसरा क्वेश्चन आपके पास कर विजिबल करता हूँ। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स जो है ये ना सोचे कि सर ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इजी है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो इजी होते हैं ताकि आपकी बेस बना सकें, आगे क्वेश्चंस हार्ड भी आएंगे। लेकिन सर वो हार्ड आपको नहीं लगेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन जो है मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, तो प्लीज मेरे साथ रहिए। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है हमारे हैंडआउट का। आप लोग प्लीज सॉल्व करिए इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, तो आई गेस आपके पास जो इसका आंसर आ रहा होगा वो 70 आ रहा होगा। अच्छा, ये नाम मैं स्पेल करूं, कहफ इम्तियाज नाम है? कोई मसला नहीं मैडम, मैं अभी आपको कनेक्ट कर लेता हूँ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अभी आपको कनेक्ट कर लिया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगेन सर वेरी इजी क्वेश्चन हमारे पास आया है। मैथमेटिक्स क्लास के 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन करे एग्जामिनेशन के अंदर। और आपके पास क्या कह रहा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। अगेन वेरी सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो सम ऑफ एक्स के लिए मैं जनरेट क्या करूंगा, 60 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 8। तो दोस्तों मुझे एक बात ये बताइए कि सर न्यूमरेटर की वैल्यू, सर ये न्यूमरेटर क्या होता है? सर न्यूमरेटर का मतलब डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर न्यूमरेटर की वैल्यूज को आप लोग सम करेंगे तो सम कितना जनरेट होगा? 560, वेरी गुड। 560 डिवाइडेड बाय 8, तो ऑन एन एवरेज मार्क पर स्टूडेंट कितना है? 70। ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइन अप चल रहे हैं मेरे साथ साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरीके से रहो। ये पेपर पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपने टेंशन नहीं लेनी है बस। कहा इम्तियाज, अब बेटा कनेक्टेड है आप हमारे साथ? वेरी गुड। तो क्या हम आगे मूव ऑन करें या कुछ कॉपी कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, स्क्रीनशॉट्स आप लोग जो है मत लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स जो है वो सुटेबल नहीं रहते हैं। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहेंगे, वो गैलरी में सेफ रहेगी, फिर कोई जरूरतमंद आएगा और मोबाइल ले जाएगा, तो फिर ये पता क्या चला कि मोबाइल के साथ साथ जनरल एबिलिटी भी गया। तो आप लोग प्लीज कॉपी करिएगा। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, ये वो वाहिद टॉपिक है जो आपकी मार्क्स गेन करवाएगा। आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं यहाँ से। मैथ्स के अंदर कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होते आपके। उसामा, जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है।
आप एडमिन में कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बन गया है। जी दोस्तों, आगे मूव ऑन करूं? बिल्कुल उसामा, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। आई गेस उसी में डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर कर दूंगा, या अगर अलग से ग्रुप बनना होगा तो वो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अकोमोडेट हो जाओगे आप लोग, सही है ना? कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। आपको कोई भी इशू हो किसी भी चीज से रिलेटेड, मैं ARTT में ही होता हूँ, तो आप लोग जस्ट, मैं आप लोगों से सिर्फ एक मैसेज दूर हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। चलें जी सर, आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अगेन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर विजिबल करता हूँ। अब जरा थोड़ा ध्यान से करिएगा कि ये सवाल अब जो आपके पास आएंगे, ये सवाल थोड़े से एक स्टेप ऊपर चल रहे हैं हम। अब तो बेसिक स्टेप था ना, अब ये मॉडरेट लेवल के ऊपर आ रहे हैं हम। मॉडरेट से फिर हम डिफिकल्ट लेवल के ऊपर भी जाएंगे। अब तक ये बेसिक लेवल था, अब हम मॉडरेट लेवल के ऊपर आ रहे हैं, और फिर हम उसके बाद डिफिकल्टी लेवल अचीव करेंगे अपना। तो मॉडरेट लेवल पे आने के लिए मैं आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन शो करता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है आपके सामने, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और फिर मैं बताऊंगा कि सर मैंने इस सवाल को मॉडरेट लेवल में क्यों रखा है, इसके पीछे एक रीजन है। शाबाश, आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर हम बात करते हैं। शाबाश, जल्दी से। जी दोस्तों, डन। मरियम साहिबा कह रही है 38 आंसर है, और बतूल शिराजी 38.08। ओके। हफ्सा 38। ओके सर। हफ्सा का स्टेटमेंट चेंज 38.08। 38.08 के 2 वोट्स आ चुके हैं। ओके सर, देख लेते हैं बाकी बच्चों के भी आंसर आ जाए। ओके, पवन कुमार, पवन कुमार का आंसर अगेन चेंज। मरियम का भी आंसर चेंज। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक काम ये भी करेंगे कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आ रही हो, तो मैक्सिमम आप 2 to 3 वैल्यूज आप लेंगे, उसके बाद कंसिडर नहीं करेंगे, सही है ना? कहाफ इम्तियाज 420.33, ये क्या बताया बेटा आपने? देखिए जरा सा मैंने एक सवाल में एक इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है, थोड़ी सी, क्योंकि 12 आपके पास सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा आ रहा होगा। तो चूंकि मॉडरेट लेवल में इसको मैंने इसी वजह से रखा है कि जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज बढ़ती रहती है ना कुछ वैल्यूज, कुछ डेसिमल आपके पास कैलकुलेशन में मिस हो जाएगा, बस वही मिस नहीं करना। अगर वो मिस कर दिया आपने तो पता क्या चला कि आते हुए टॉपिक का आंसर गलत करके आओगे। सारा चेक करते हैं बेटा। बिल्कुल कहाफ इम्तियाज, 12 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास 12 है। ठीक है सर, अब मैं सॉल्व करता हूं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या जनरेट होता है। आइए प्लीज इधर देखिएगा।
अगेन सर मेरे पास मीन निकालना है। अच्छा, जब भी आप लोगों से कहे मीन निकालना है, अब सर आपने तो स्टार्टिंग में बताया था कि 3 मीन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक ही मीन निकालना है? पूछो ये। हाँ भाई, कोई सवाल पूछे बच्चा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थमेटिक मीन निकालना है? बिल्कुल, वेरी गुड सर। सारा हमें अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, हमें ये पता, ऐसे पता चलेगा कि जब भी सिंपल वो कहे मीन निकालो या एवरेज कंप्यूट करके दो, तो हम बाय डिफॉल्ट हम अर्थमेटिक मीन कंप्यूट करेंगे। सर क्या बोला, अगेन रिपीट करता हूं कि जब भी सवाल में वो कहता है कि मीन कंप्यूट कर दें या एवरेज कंप्यूट कर दें, तो आप बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल हफ्जा, एएम स्टैंड फॉर शॉर्ट फॉर्म है अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन बोले, सिर्फ मीन बोले, सिर्फ एवरेज बोले, आप बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कब कैलकुलेट करेंगे, ये भी बोलो। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे ये वाला भी, जैसे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कब कंप्यूट करेंगे? देखो ये सवाल आपको पूछने चाहिए, कोई मसला नहीं, हमारी नई नई स्टार्टिंग क्लास है, सवाल आप जितना मुझसे पूछोगे उतना अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग पॉलिश करोगे, उतना ही क्लियर रहोगे। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। तो सर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम तब कंप्यूट करेंगे जब सवाल में वो क्लियरली बोलेगा कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, सिर्फ तभी मैं कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। जी दोस्तों, क्या बात समझ में आती है? अगर सवाल में बोलता है कि सिर्फ मीन कैलकुलेट कर दें, एवरेज कैलकुलेट कर दें, तो मैं बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूंगा। अगर सवाल में ये बोलता है कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके दें या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करके दें, तभी मैं कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। सब साथ है मेरे? यस सर, वेरी गुड। तो आइए दोस्तों, हम अपने सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं बोलता हूं कि सर एक्स बार इज इक्वल्स टू, अब देखिए सर मैं एक अपना तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप वैल्यू लिखते हैं ना, उस वैल्यू पे क्रॉस लगाते रहे, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने लिखा 29 प्लस 42 प्लस 45, तो मैंने 3 वैल्यू लिख ली, मैंने 3 वैल्यू पे क्रॉस लगा दिया कि भाई ये तो मैंने लिखनी है, मैं अगेन नहीं लिखूंगा। अच्छा सर, किसी वैल्यू पे क्रॉस नहीं लगता हमारे पास, तो दैट मीन्स के सर हम कैलकुलेशन के अंदर वही वैल्यू मिसिंग कर रहे होंगे जब भी हमारा आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा है। ओके सर, प्लस 39 प्लस 36, ओके सर ये भी, इस पे भी क्रॉस लगा देते हैं। प्लस 41 प्लस 38 प्लस 37 तक लगा देते हैं। प्लस 43 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय, हाँ भाई कितना? अब एक स्टूडेंट आएगा, वो कैलकुलेट करेगा कि 1 2 3 4 5 कितनी वैल्यू दूंगे। भाई सवाल में लिखा हुआ ये लिखी हुई 12, सवाल में ये लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ, ये रहा देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ 12, तो डिवाइडेड बाय 12। तो दोस्तों न्यूमरेटर का सम, अगेन बताता हूँ, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर का सम कितना बनता है दोस्तों? 470, 457। ओके सर, तो 457 डिवाइडेड बाय 12, तो दोस्तों ऑन एन एवरेज कितना बनता है? 38। एक्यूरेट 38 बनता है, या कुछ पॉइंट्स के आगे कुछ वैल्यूज भी आती हैं? तो बेटा मैं पॉइंट के आगे कुछ, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज सेफ साइड के लिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर अपना आंसर लूंगा। 38.08 इज द राइट आंसर। जी दोस्तों, आगे बढ़े? सब साथ है मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग सब मेरे साथ साथ हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो। बस इसी तरह मेरे साथ रहना है, बाकी टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल अरीबा।
जी दोस्तों आगे बढ़े, यस सर बिल्कुल आगे बढ़े। तो दोस्तों एक सवाल मैं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहा हूं, अगेन मॉडरेट लेवल का है, इसके बाद मैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ मूव ऑन करूंगा। नहीं सारा बिल्कुल रॉन्ग नहीं होता आंसर, लेकिन पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज लिखिएगा, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होता, सही है। खास तौर पे मुझसे वो स्टूडेंट्स टच में रहें, कनेक्टेड रहें कमेंट सेक्शन के थ्रू, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है और मैथ्स से उनको डर लगता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि सर मैथ्स कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। चलें जी आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं अपने हैंडआउट का। दोस्तों आप लोग मुझे एक ये बात बताइए, मैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूंगा, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूंगा, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करूंगा, कहाफ इम्तियाज कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, बस मेरे साथ रहो। ये मैथ्स इज पुअर की जगह मैथ्स इज वेरी गुड लिखोगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, अर्थमेटिक मीन भाई कैसे डिसाइड कर रहे हो आप लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर देंगे, कैसे डिसाइड हुआ ये। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी मीन बोले या एवरेज बोले तो बाय डिफॉल्ट आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वेरी गुड सर, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो इस तरीके से क्या होता है कि आपके आधे क्वेश्चन ना मैं खुद पूछूंगा अपने आप से और बोलूंगा कि आप भी पूछो, ताकि क्वेश्चन पूछने की आदत रहे, कोई चीज बीच में मिस ना हो। शाबाश, जल्दी से सॉल्व करेंगे और जरा ध्यान से उसी तरीके से सॉल्व करेगा जिस तरह मैंने अभी बताया, शाबाश। बिल्कुल बतूल, बतूल शिराजी बिल्कुल, या तो मीन बोलेगा या तो एवरेज बोलेगा या तो डायरेक्ट एएम बोलेगा। तीन वर्ड में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकता है वो। जी भाई बच्चों, अमन चल रहा है, सुकून जिंदगी में। ओके, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन क्लास में साथ साथ लेते लेते जो है वो उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं दूसरी चीज की तरफ, और फिर वो क्लास की तरफ दोबारा उनका माइंड आता है तो अलग ही कहानी चल रही होती है उनके साथ, तो फिर बोलते हैं भाई क्लास तो मिस हो गई। तो ऐसा बच्चा अगर किसी के साथ हो, किसी के साथ ऐसा सीन हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाइएगा, मैं क्लास में कनेक्ट कर लूंगा। आप लोग हरगिज में ये मत करिएगा कि अरे भाई अब तो समझ नहीं आ रहा, छोड़ो क्लास लीव कर देता हूँ, रिकॉर्डेड देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डेड नहीं देखना है। रिकॉर्डेड उस सूरत में देखना है कि जब बहुत ही कोई सीरियस मसला हो गया हो और आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, वरना आप क्लास में जो आइडेंटिफाई कराएं मैं कनेक्ट कर लूंगा आप लोगों को अपने साथ। जी भाई डन। 35 पॉइंट समथिंग मुझे वैल्यूज बता रहे हैं स्टूडेंट्स, 35 पॉइंट समथिंग। मैं सॉल्व करवाऊं? सारा क्या कह रही है बेटा, आप दोबारा लिखिएगा। सारा दोबारा अपना आप कमेंट लिखें। बिल्कुल समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ बच्चे, बिल्कुल समझा रहा हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आओ भाई देखो क्या कह रहा है सर, सवाल में क्या कह रहा है कि कंसिडर द प्राइसेस इन रुपीस ऑफ द वेरियस कंप्यूटिंग बुक एट अ बुक स्टोर। ओके सर, ये मेरे पास रुपीस के अंदर सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब सर रुपीस में सारी वैल्यूज गिवन है मेरे पास, तो सर क्या कर रहा है कि फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बुक्स। चूंकि सारा मेरे पास जो डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसमें सारी वैल्यूज जो है वो डिस्पर्स हुई हुई है, सारी वैल्यूज चेंज है, तो मैं एक एवरेज कंप्यूट कर लूंगा, क्योंकि सवाल में वर्ड मीन यूज हो रहा है,
तो बाय डिफॉल्ट मैं यूज करूंगा अर्थमेटिक मीन। तो मेरे बच्चों x बार इज इक्वल टू 19.90 प्लस 38.95 क्रॉस लगाओ इस वैल्यू पर, प्लस 24.45 प्लस 56.40 क्रॉस लगाओ इस पर भी, प्लस 34.65 प्लस 48.75 इस पे भी क्रॉस लगाओ, प्लस 26.50 प्लस 29.30 इस पे भी क्रॉस लगाइए, एंड से प्लस करेंगे हम 44.05 प्लस 35.65। आप लोग देख सकते हैं कि क्रॉस लगाने से क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू कोई बीच में छूट नहीं रही है और मैं एक सीक्वेंस में वैल्यू ले रहा हूं। अगर मैंने यहां से इस तरह से वैल्यूज लेना शुरू करी हैं तो सारी वैल्यूज मैंने इसी तरीके से ली है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने ये ली फिर मैं यहाँ आ गया यहाँ आ गया, नहीं ऐसे नहीं करना है, लाइन से चलना है आप लोगों ने ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग ना आए। ओके सर, सेट है। डिवाइडेड बाय कितना भाई, बता दो चलो, कितना भाई 10, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 10। तो दोस्तों न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी बनती है जी भाई, वेरी गुड बेटा, 358.6 डिवाइडेड बाय 10, तो 355.86 ऐसा जी दोस्तों, ऐसा ऐसा किया है। अच्छा मुझे ऑनेस्टली एक बात ये बताइए आप लोग कि कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर, कोई ऐसा मसला नहीं है, सीखने ही बैठे हैं सारे, ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, ऑनेस्टली मुझे बताओ। क्लास में हमेशा बात याद रखिएगा कि आप लोग सीखने बैठे हैं, अगर किसी को आ रहा होता तो वो आज क्लास में नहीं होता। यस सर बिल्कुल, आइए देखें। तो सर आप क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखो, इधर आओ भाई, इधर सीखो, इधर देखो। जब भी याद रखो, जब भी डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है ना, और 10 में कितने जीरो हैं सर, एक जीरो है, तो एक काम करो, इस पॉइंट को शिफ्ट करो एक, ठीक है, इस पॉइंट को शिफ्ट करो एक स्टेप पीछे, तो कोई मसला ही नहीं है, कैलकुलेट करने की कैलकुलेटर जरूरत ही नहीं है। मनीषा क्या कह रही है, आप दोबारा लिखिएगा, मैं समझा नहीं। सेट है बिल्कुल सारा। तो आइए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं अपने पास। तो आई आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर मैंने किस तरीके से जो है ये विदाउट कैलकुलेटर भी मैं इजीली अपने पास वैल्यू लिख सकता हूँ। सेट है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी सर, आइए मूव ऑन करते हैं हम अपना, अब डिफिकल्टी लेवल की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा। डिफिकल्टी लेवल के मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर ही अर्थमेटिक मीन खत्म हो जाएगा। हम कुछ डिफिकल्टी लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़े, सब साथ है मेरे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। सब साथ हैं, आगे बढ़ सकता हूं मैं। सारा वेरी गुड बेटा। चलो जी आ जाओ फिर, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब अपने पास नोट कर लीजिएगा कि अब हम डिफिकल्टी लेवल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और डिफिकल्टी लेवल के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अपने हैंडआउट का मैं आपके सामने शो करता हूँ। ये दे देखें। सर आप तो कह रहे थे डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, ये तो इतना छोटा सा है, अभी देखो सही, रुक जाओ, ये लो शाबाश। जरा रीड करें इस सवाल को सुकून से
और फिर जरा सॉल्व करें और फिर देखते हैं सर किसका आंसर करेक्ट आता है। अगेन डिफिकल्टी लेवल के अंदर ये बेसिक सवाल है। तो आप जल्दी सॉल्व करें फिर हम बात करते हैं। जी दोस्तों डन। क्या वैल्यू आ रही है एच की? 5। पवन कुमार नहीं बेटा। हफ्सा नहीं बेटा। सारा नहीं। जैनुल आबदीन नहीं बेटा। अनस क्लोज टू ए वैल्यू। अनस अनस आपकी वैल्यू क्लोज टू है बेटा। कहाफ नहीं बेटा। जी भाई। पवन कुमार। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। भाई मैं करवाऊं? जी दोस्तों मैं करवाऊं? चलो आ जाओ मैं करवाता हूँ। प्लीज सभी तरह देख लीजिएगा आप। प्लीज। सर क्या कह रहा है आपसे सवाल के अंदर कि द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके पास मीन है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है भाई। अच्छा सर ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है ये जो एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ये जो अननोन वैल्यू है ये कौन सी है? अच्छा सर एक काम करते हैं, मुझे तो मीन का फॉर्मूला पता है, लिख देता हूँ। सबमिशन ऑफ एक्स ओवर एन। अब सर मीन की जगह में कितना लिखूं? सर लिख दीजिए 10। ठीक है ना? और सर सबमिशन ऑफ एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूं? 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस एच प्लस 13 डिवाइडेड बाय कितना बोलो भाई? डिवाइडेड बाय कितना? 6। सर अब क्या करें? ये तो एच तो बीच में आ गया भाई। सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं करेंगे बेटा। हमने सीखा था बचपन में कि अगर इक्वल्स टू के उस तरफ फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ इस ऊपर से क्या हो रहा है? हाँ भाई डिवाइड हो रहा है ऐसा। ये 6 उस ऊपर वाले फ्रैक्शन से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब सर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, अपोजिट होगा। तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब दैट मीन सर कि सर ये 6 वहां जाके 10 के पास क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा ऐसा। अब सर जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज आप लोगों को पता है, ये वाली वैल्यूज जरा ऐड करो, बताओ मुझे इसका सम कितना बनता है? एच को हटा के जो वैल्यूज है उन सबको ऐड करें, कितना बनता है उसका सम? 50 समथिंग बनता होगा। 52, 53, 52 बन रहा होगा। चेक कर लें अगेन। 52। तो भाई 52 की शहादतें ज्यादा है तो 52 की तरफ चलते हैं। सर 52h। अब क्या करें सर? अभी कोई मसला नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। 60 इज इक्वल टू 52 प्लस एच। हमें चाहिए एच। इज इक्वल टू के उस तरफ 52 एक्स्ट्रा है, 52 का पॉजिटिव साइन है। इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कराऊंगा तो पॉजिटिव का साइन का अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव साइन। तो सर अब बने बचेगा क्या कि 60 इज माइनस 52 इज इक्वल टू एच। तो सर अगर मैं एच की वैल्यू फाइंड करूं तो 60 में से 52 माइनस करता हूं, कितना बचता है? सर 8। ऐसा। हाँ भाई। सुकून में है जिंदगी।
तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी मुझे डिफिकल्टी लेवल के 2-3 क्वेश्चंस और करवाने हैं आप लोगों को। मुझे एक बात सिर्फ ये बताइए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना पढ़ा, क्या 100% समझ आया है या परसेंटेज बताओ कितने परसेंट समझ आ गया? 100% समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सबको? ओके सारा? कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों को 100% समझ आया है और जिनको नहीं आया है समझ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, फर्स्ट क्लास तो वैसे ही इंट्रोडक्शन क्लास होती है। हमने तो समझ लो एक टॉपिक का 30% ही पढ़ लिया, ठीक है ना? तो बस इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूँगा मैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी डिफिकल्टी लेवल के मैंने और क्वेश्चंस करवाने हैं आप लोगों को। अगर किसी को कोई मसला होता है तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। तो आप लोग मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा होमवर्क के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, तो होमवर्क बेटा सिर्फ इतना ही है आप लोगों के लिए जितना आज क्लास में हमने रिवाइज़ किया है, जितना क्लास में हमने आज आज पढ़ा है, सिर्फ आपने उसी को रिवाइज़ करना है एक दफ़ा बस, कोई होमवर्क नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं 2-3 क्लासेस ले लूँ फिर होमवर्क भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। सेट है दोस्तों? एएम की डेफिनिशन याद नहीं करनी अरीबा। एएम की डेफिनिशन वो एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। एएम की डेफिनिशन याद नहीं करनी। जी भाई, सब साथ हैं मेरे? जी दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करिए, ताकि हम क्लास को कंक्लूड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बस फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।